case will be less than 57.1. For example, अगर एक weak acid ले CH3COH प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें NaOH aqueous, there will be formation of CH3CONa aqueous plus H2O. So delta H in this case is 55.9 kilojoules, which is less than 57.1. So energy evolved, heat evolved in this case will be less than 57.1 and it will be equal to 55.9 kilojoules. क्यों? Because इसमें CH3COH जो है that will not completely ionize into acetate ions and H positive ions. लेकिन जितने H पॉजिटिव आयंस बने हैं इससे CH3COH से वो कंबाइन होंगे OH नेगेटिव यहां से जो आ रहे हैं, और जब H पॉजिटिव जितने बने हैं वो कंबाइन होंगे OH नेगेटिव के साथ तो कुछ हीट एनर्जी इवॉल्व होनी है और वो हीट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन कंप्लीटली आयनाइजिंग दिस वीक एसिड. दैट मीन्स कुछ हीट एनर्जी जो है जो इवॉल्व हुई है दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड, उसको यूज किया गया है किसमें? इसको कंप्लीटली आयनाइज करने में. Therefore, heat energy evolved when we take a weak acid or a weak base, then enthalpy of neutralization will be less than 57.1. For example, in this case, it is just 55.9. और इसका जो difference है 57.1 minus 55.9, वो कहाँ गई है energy? That energy has been utilized in completely ionizing this weak acid. So this was enthalpy of neutralization. Next we have enthalpy changes during phase transformations. और फेज ट्रांजिशंस. फेजेस कैसे चेंज हो सकती हैं? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. तो फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड. तो एंथैल्पी चेंज जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा उस केस में जब हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. So enthalpy of fusion क्या होती है? It is the enthalpy change when 1 mole, इसमें याद रखना है आपने सारी definitions में 1 मोल आ रहा है, enthalpy of neutralization में 1 ग्राम equivalent आया था, बाकी सारी definitions में it will be 1 mole. तो enthalpy of fusion क्या है? It is the enthalpy change when 1 mole of a solid is changed into liquid at its melting point. तो मेल्टिंग पॉइंट पे जब 1 मोल सॉलिड को उसके लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है तो उसके टाइम में उस ये चेंज होते हुए जितना एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एफ. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. So enthalpy of vaporization क्या है? Same definition है. It is the enthalpy change when 1 mole of a liquid is changed into its vapors at its boiling point. तो ये वो enthalpy change है when 1 mole of a liquid is changed into its vapors at its boiling point. Next is enthalpy of sublimation. सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड्स का वेपर्स में डायरेक्टली चेंज हो जाना विदाउट गेटिंग चेंज्ड इनटू लिक्विड फॉर्म. तो
तो सॉलिड्स का डायरेक्टली चेंज होना वेपर्स में इज नोन एज सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होनी है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है कि जब 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है तो ये होते हुए जितना एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a solid directly gets converted into vapors below its melting point. This is very important, below its melting point, that is known as enthalpy of sublimation. So these were 3 enthalpy changes during phase transformations: enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation. Next we will do some numericals based upon enthalpies. State means products. N1 क्या है? फर्स्ट स्टेट के, दैट इज रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स हैं। N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा? जो चेंज है गैसियस मोल्स में, प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स। दिस इज डेल्टा Ng RT। P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा Ng RT। P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा Ng RT। इस इक्वेशन को मेन में डाल दें तो वी कम विद अनदर, वी डिराइव अनदर इक्वेशन दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng RT और QP इज इक्वल टू QV इज इक्वल प्लस डेल्टा Ng RT। अब हमने देखना है कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिस पे डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल हो सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E, या कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E। तो फर्स्ट देखिए, डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल कब हो सकते हैं? डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल तब हो सकते हैं व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। आप ऐसे सिस्टम को ऐसी जगह पे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। डेल्टा V अगर 0 है तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E। या फिर ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इन्वॉल्व। अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स इन्वॉल्व हैं ओनली तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? क्योंकि गैसियस ना तो रिएक्टेंट्स हैं ना तो प्रोडक्ट्स हैं, अगर डेल्टा Ng 0 है तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E। तो सेकेंड कंडीशन जिस पे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E हो सकता है, एक तो मैंने बताया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E व्हेन डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं है कोई। सेकेंड, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हो ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड आर इन्वॉल्व, उस केस में डेल्टा Ng विल बी 0। नंबर 3, अगर गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स हैं भी तो इस हिसाब से हो कि टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द गैसियस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। दैट मीन्स अगर गैसियस रिएक्टेंट हो रहे हैं, गैसियस रिएक्टेंट्स हैं और गैसियस प्रोडक्ट्स भी हैं, तो ऐसा केस हो कि प्रोडक्ट्स की साइड जितने गैसियस मोल्स हैं उतने ही रिएक्टेंट्स की साइड हो तो डेल्टा Ng उसमें भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो गैसियस अगर हो भी लेकिन डेल्टा Ng 0 हो तब भी क्या होगा? डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E। अब डेल्टा H डेल्टा E से बड़ा कब हो सकता है? व्हेन डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, isn't it? So delta H will be greater than delta E अगर डेल्टा Ng is greater than 0, और डेल्टा H will be less than डेल्टा E अब डेल्टा Ng अगर is less than 0। नेगेटिव हो अगर डेल्टा Ng तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा E से कम आ जाएगी। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव हो तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा E से ज्यादा आ जाएगी। So this was regarding enthalpy change and the internal energy change and their relations. So 3 formulae we have done. Now we will consider numericals based upon these 3 equations. Important numericals based upon relation between delta H and delta E. So first type is the internal energy change. Question is the internal energy change
delta E for the reaction or reaction is CH4 gas plus twice O2 gas giving you CO2 gas plus twice H2O liquid is internal energy is given, change in internal energy is given, delta E is minus 885 kilojoules per mole at 298 Kelvin. What is delta H at 298 Kelvin? You have to calculate delta H at 298 Kelvin. You are provided with the value of delta E and that is minus 885 kilojoules per mole. And the reaction is also given. सबसे पहला काम है आप डेल्टा Ng निकालिए. डेल्टा Ng क्या होता है? प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स. प्रोडक्ट्स में कितने गैसियस मोल्स हैं? 1 ओनली. इसको नहीं ले लेना किसी भी हालत में, दिस इज लिक्विड. तो प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स क्या हैं? 1 माइनस 3. तो 1 माइनस 3 विल बी डेल्टा Ng क्या आ रहा है देखिए 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. दिस इज डेल्टा Ng. डेल्टा H निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपने? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT. डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E इज गिवन और इसके यूनिट्स माइंड में रखने हैं, किलो जूल्स में गिवन है ये. तो दिस विल बी माइनस 885. डेल्टा Ng इज माइनस 2. R क्या लेंगे आप? 8.314 तो होता है जे के इनवर्स मोल इनवर्स में, जूल्स पर केल्विन पर मोल, जे के इनवर्स मोल इनवर्स में R की वैल्यू इज 8.314. तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि डेल्टा E आप किलो जूल में लो और ये अगर जूल में ले लो तो आंसर जो है गलत आएगा. दोनों के यूनिट्स आपने क्या करने हैं? इक्वल रखने हैं. तो दिस हैज टू बी इन किलो जूल्स. तो इसको अगर किलो जूल्स में आपने कन्वर्ट करना है तो 8.314 divided by 1000 into temperature is 298 Kelvin. So this will be equal to, if we calculate this, this is equal to minus 889.9 kilojoules per mole. देखिए ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज तो रिएक्शन जो है उसको आपने कई जगह तो नहीं भी दिया होता, रिएक्शन लिखना पड़ता है आपको. नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें आपको अपने आप रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में यू आर गिवन द रिएक्शन. तो सबसे पहले डेल्टा Ng जब निकालना है तो आपने ये माइंड में रखना है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स तो बीच में लेने ही नहीं है, वो तो आने नहीं चाहिए, बिकॉज डेल्टा Ng जो है दैट इज दी प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स. तो प्रोडक्ट्स के यहाँ पे 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT करना है आपने. डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E की वैल्यू डाल दी दैट इज माइनस 885 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा NgRT. डेल्टा Ng इज माइनस 2 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाय 1000. इसको आपने किलो जूल्स में कन्वर्ट किया क्योंकि डेल्टा E वाज इन किलो जूल्स into the temperature 298. This came out to be minus 889.9 kilojoules per mole. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड पर उसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. क्वेश्चन इज द हीट ऑफ कंबशन of benzene in a bomb calorimeter
बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा apparatus होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होती। तो इसको माइंड में रखिएगा कि जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर में बात हो रही है तो वो बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस पे। वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट इन केस ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हीट ऑफ कंबशन दी हुई है ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, दैट इज was found to be 3263.9 kilojoules per mole at 25 degrees Celsius. Calculate the heat of combustion of benzene at constant pressure. सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज फाउंड टू बी 3263.9। ये कौन सी वैल्यू दी है? सबसे पहले ये डेल्टा एच है या डेल्टा ई है? तो ये पता लगाने के लिए कि डेल्टा एच है या डेल्टा ई है, दिस इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसमें जब कंबशन किया आपने बेंजीन की तो हीट ऑफ कंबशन इज इक्वल टू 3263.9 किलो जूल्स पर मोल, दैट इज दिस इज डेल्टा ई। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और हीट एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है आपने, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट मींस आपने क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट delta H and this is delta E. This is delta E is given. अब इसमें आपको डेल्टा एनजी कुछ नहीं पता। डेल्टा एनजी पता लगाने के लिए यू हैव टू राइट द इक्वेशन जिसमें आपने कंबशन करवानी है किसकी? 1 मोल बेंजीन की। बेंजीन की कंबशन जब होती है, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन क्या होती है? कंबशन में आपने ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करना है, और जब ऑक्सीजन के साथ किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 gas and H2O liquid। ये कभी भी H2O गैस नहीं बनेगा, इट विल ऑलवेज बी, जब भी कंबशन कराओगे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की, इट हैज टू बी प्रोडक्ट्स, दे हैव टू बी CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। और 1 मोल का करवाना है आपने इसमें, तो 1 मोल की कंबशन के लिए फॉर्मूला ये इक्वेशन लिखें अगर, C6H6 लिक्विड, दिस इज लिक्विड बेंजीन प्लस O2 gas giving you CO2 gas plus H2O liquid। अब बैलेंसिंग करें अगर इसकी, तो इसका 1 मोल रहना चाहिए क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज फॉर 1 मोल, तो दिस हैज टू बी 1 मोल। इसके पीछे कुछ नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, दिस विल बी 15/2। हीट एंड ट्रायल मेथड से दिस विल बी 6 CO2 एंड थ्राइस H2O। तो बैलेंसिंग तो देखिए ये 6 कार्बन्स हैं, इसलिए यहां पे 6 CO2। नेक्स्ट वी विल कम टू हाइड्रोजन्स, यहां पे 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये इक्वेशन देखिए, C6 अगर बैलेंसिंग करनी है इसकी आपने, तो दिस इज 6 कार्बन्स यहां पे, तो यहां पे 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 6 हाइड्रोजन्स हैं तो इसलिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नाउ वी कम टू ऑक्सीजन एटम्स, यहां पे 6 into 2 this 12 ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ पे 3 15 हो गए टोटल। यहाँ 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? O2 है, 15/2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें डेल्टा एनजी देखिए आप, डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा? गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं? 6 माइनस कितने गैसियस रिएक्टेंट्स हैं? -15/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू -3/2। आपको निकालना है इस केस में डेल्टा एच। नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी।
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई की वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज इक्वल टू 3263.9। डेल्टा एन जी की वैल्यू -3/2। डेल्टा ई किलो जूल्स में था, तो आर किस में होना चाहिए? किलो जूल्स में। जूल्स में होता है 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298। तो ये इक्वेशन बननी है। एंड इफ वी कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेशंस करें पूरी अगर, तो आंसर शुड बी इक्वल टू -3267.6 किलो जूल्स पर मोल। तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन ये, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर वाज फाउंड टू बी 3263.9 किलो जूल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा apparatus है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होती, उसमें अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप निकाल रहे हैं, दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन विल बी इक्वल टू डेल्टा E, because heat exchanged between the system and the surroundings at constant volume conditions is equal to delta E. So this is delta E. आपने कैलकुलेट करना है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट मींस आपको कैलकुलेट करना है इसमें डेल्टा एच की वैल्यू। यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच इन दिस केस। सो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू राइट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए इक्वेशन। बेंजीन को जब बर्न करेंगे आप, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन C6H6 लिक्विड प्लस O2 गिविंग यू CO2 गैस प्लस थ्राइस H2O लिक्विड, दिस हैज टू बी लिक्विड, इसको गैस मत करना कभी भी, नहीं तो आंसर विल बी इनकरेक्ट। डेल्टा एनजी निकाला 6 - 15/2, प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स इज इक्वल टू -3/2। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई की वैल्यू ये डाली है और डेल्टा एन जी की वैल्यू है -3/2। आर को, क्योंकि डेल्टा ई इज इन किलो जूल्स, तो इसलिए आर भी किलो जूल्स में कन्वर्ट किया, 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू टेम्परेचर 298, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं लेना, इट हैज टू बी इन केल्विन्स। 273 प्लस 225 that is 298, this will be equal to -3267.6 kilojoules per mole. Next topic in this thermodynamics is enthalpy of reaction and different types of enthalpies हम discuss करेंगे। The first is enthalpy of reaction. What is enthalpy of reaction? Enthalpy क्या होता है? Heat evolved या फिर heat absorbed. तो enthalpy of reaction means कि कितनी heat evolve हुई या कितनी heat absorb हुई when whole of the reactants have been converted into the products as given by the balanced chemical equation. So enthalpy of reaction is nothing but it is the heat evolved, कितनी heat evolve हो रही है या कितनी heat absorb हो रही है जब सारे के सारे reactants products में convert हो रहे हैं as given by the balanced chemical equation. जैसे मान लीजिए C solid plus O2 gas, they are combining together to form CO2 gas. The enthalpy change in this case is equal to -393.5 kilojoules per mole. माइनस साइन क्यों लगा है? बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी साथ ही में देख लें अगर, तो A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी। अगर तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो मैं कह रहा हूं हीट इवॉल्व होगी। इसके लिए जो डेल्टा H होगा, एंथैल्पी चेंज होगी इसके लिए, दैट विल बी एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स HP माइनस एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स HR। और अगर
हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मान रहा हूं मैं ये वाला, तो अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो दैट मीन्स हीट कंटेंट सी और डी का क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू हीट कंटेंट ऑफ ए एंड बी। बात सही है कि नहीं? बिकॉज अगर इसकी 100 जूल्स ऑफ हीट है, हीट कंटेंट इसका 100 है, हीट इवॉल्व होगी अगर कुछ, मान लो 10 जूल्स हीट इवॉल्व होगी, तो इनका हीट कंटेंट क्या होना चाहिए, 90 ओनली, सी एंड डी का 10 जूल्स हीट निकल गई। तो दैट मीन्स डेल्टा एच जो है विच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, एंथैल्पी कंटेंट, हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में एचपी विल बी, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी क्या है यहाँ पे, कम है एज कंपेयर टू हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो एचपी अगर कम है एज कंपेयर टू एचआर, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, दिस विल बी नेगेटिव क्वांटिटी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर एंडोथर्मिक माने, एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट कंटेंट, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तब वो प्रोसेसेस होते हैं। तो अगर इसकी 90 जूल्स हीट है तो हीट एब्जॉर्ब कर ली मान लो 10 जूल्स, तब ये प्रोसेस हुआ अगर, तो हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी 100, तो ज्यादा होगा हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर डेल्टा एच की वैल्यू देखें, एचपी माइनस एच आर, हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट will be more than heat content of the reactant, so it has to be positive. तो यहां पे मैं ले रहा था enthalpy of reaction, enthalpy of reaction is the heat evolved or heat absorbed when whole of the reactants as represented by the balanced chemical equation have completely reacted to form the products. For example ये लिया मैंने C solid plus O2, कंबशन करवा रहे हैं C ग्रेफाइट की, CO2 बन रहा है और डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल्स पर मोल। माइनस का मीनिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा, माइनस मीन्स इसमें हीट इवॉल्व होनी है कितनी, 393.5 किलो जूल्स, अगर एक मोल कार्बन ग्रेफाइट का बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो जाए तो डेल्टा एच की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे सी ग्रेफाइट है तो डेल्टा एच विल बी दिस वैल्यू, अगर सी डायमंड है तो वैल्यू विल बी डिफरेंट, डेल्टा एच चेंज हो जाएगा, स्लाइट डिफरेंस आएगा इस केस में। सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। थर्ड फैक्टर, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस, मतलब अगर रिएक्टेंट साइड में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स को ले रहे हो, सी डायमंड है या सी ग्रेफाइट है, सल्फर में ऑर्थोरोम्बिक टाइप है या कोई और सल्फर का टाइप ले रहे हैं आप, एलोट्रोपिक फॉर्म्स डिफरेंट है, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी डिफरेंट होनी है। फोर्थ फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है एंथैल्पी चेंज, दैट इज द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अमाउंट चेंज करने पे एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल आल्सो चेंज। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। सेकंड इज टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा तो एंथैल्पी विल आल्सो चेंज। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स का रिएक्शंस हो रहे हैं तो दोनों रिएक्शंस में, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस में डिफरेंट तरह की एंथैल्पीज आएंगी। अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, अगर अमाउंट चेंज किया जाए रिएक्टेंट्स का तब एंथैल्पी चेंज विल आल्सो चेंज। नाउ जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ली जाती है दैट इज टेकन एट स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड स्टेट्स में इसलिए क्योंकि रेफरेंस लेना होता है, अगर किसी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की आपने एंथैल्पीज को कंपेयर करना है तो उन्होंने रेफरेंस लिया है कि स्टैंडर्ड स्टेट्स पे सारों की वैल्यूज निकाली जाएंगी। और स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती हैं, स्टैंडर्ड स्टेट होती है 1 बार प्रेशर,
and temperature can be taken according to your own convenience. Temperature vary हो सकता है, लेकिन most of the times it is taken as 298 Kelvin. But temperature can vary. Standard condition जो है, standard state जो है, standard state corresponds to 1 bar pressure and temperature can be taken according to your own convenience, and most of the times it is taken as 298 Kelvin 25 degree Celsius. और एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन की नॉर्मल कंडीशन किसी और टेम्परेचर कंडीशंस पे या प्रेशर पे लिया जाए तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, लेकिन अगर लिया जाए स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड स्टेट्स पे, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच नॉट. So this knot represents the standard state. Standard state means 1 bar pressure and 298 Kelvin or any other temperature. Next is we have to do enthalpy of formation. Enthalpy of formation means कि it is the amount of heat evolved or absorbed जब एक मोल सब्सटेंस का बनता है from its elements in their standard conditions. So 1 mole of a compound when it is formed from its elements in their most stable forms, that is known as the enthalpy of formation. जैसे CO2 गैस ये बन रही है C solid प्लस O2 गैस से, तो जब एक मोल बनेगा CO2 का फ्रॉम इट्स स्टेबल एलिमेंट्स दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो CO2 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज इक्वल टू -393.5 kilojoules per mole. So this was enthalpy of formation. Next is standard enthalpy of formation. अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of a substance is formed from its stable constituent elements. और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिए जाएं, जो सब्सटेंस बन रहा है और जिनसे बन रहा है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिए जाएं. स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस 1 bar pressure and temperature can be according to your convenience, but most of the times it is taken as 298 Kelvin. So when the 1 mole of substance is formed from its constituent elements in their standard states, then the enthalpy of formation is known as standard enthalpy of formation. है वही है जो enthalpy of formation थी, लेकिन इसमें standard conditions में आपने reactants and products लेने हैं. Standard conditions means 1 bar pressure and 298 Kelvin. Next is enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion is amount of heat evolved when 1 mole of a substance is completely burnt in the presence of oxygen. So it is the amount of heat evolved. कितनी heat evolve होती है जब एक मोल substance को completely burn किया जाता है in the presence of oxygen, that is known as enthalpy of combustion. अब calorific value of fuels and foods, इसी के अंडर we will cover calorific value of foods and fuels. अब ये जो मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये तो होती है एक मोल सब्सटेंस को जब बर्न किया जाता है तो कितनी हीट इवॉल्व होती है, और कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फूड्स या फ्यूल्स के केसेस में जो ली जाती है वो होती है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड
जब 1 ग्राम उस फूड का या उस फ्यूल का बर्न किया जाता है। तो जब आपने कंपैरिजन करना है कि नहीं फूड्स का या फ्यूल्स का कि उनकी कितनी एनर्जी आ रही है उनसे, तो आप क्या लेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर करेंगे। यू नीड नॉट कंपेयर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल के लिए है। जब आपने कंपैरिजन करना है कि नहीं फूड्स का या फ्यूल्स का, आपने 1 ग्राम लेना है वो फूड या फ्यूल, और 1 ग्राम को जब बर्न किया जाता है तो कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, दैट विल बी नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल। नेक्स्ट इज enthalpy of neutralization. So enthalpy of neutralization होती है कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है इन देयर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इन दैट केस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एक बार फिर देखिए, इस केस में वी हैव 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस, और सॉल्यूशंस क्या होनी चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस होनी चाहिए। सो इट इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of a base in their dilute aqueous solutions. अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी एसिड, कोई भी एसिड लीजिए आप, उसका जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा that will always produce 1 mole of H positive. तो 1 gram equivalent of an acid will always produce 1 mole of H positive, and 1 gram equivalent of a base, any base, will always produce 1 mole of OH negative. So enthalpy of neutralization को आप ऐसे भी define कर सकते हैं कि enthalpy of neutralization is the amount of energy released when 1 mole of H positive is neutralized by 1 mole of OH negative in their dilute solutions. और 1 mole H positive कहाँ से आ रहा है, एसिड से। 1 mole OH negative कहाँ से आ रहा है, बेस से। इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। आपको एक तो पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो एनर्जी इवॉल्व्ड इज ऑलवेज 57.1 किलोजूल्स पर इक्विवेलेंट। जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं कोई, फॉर एग्जांपल वी हैव HCl एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो इनको जब न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन जब होनी है इनकी, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaCl aqueous plus H2O. So whenever there is neutralization of a strong acid by a strong base, the energy evolved is always 57.1 kilojoules per equivalent. तो हर एक केस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑलवेज द एनर्जी इवॉल्व्ड इज 57.1 किलोजूल्स। क्यों? क्योंकि नेट रिएक्शन हर एक केस में जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो नेट रिएक्शन विल ऑलवेज बी दैट H पॉजिटिव कंबाइंस विद OH नेगेटिव टू फॉर्म 1 मोल ऑफ H2O। इसी में देख लीजिए HCl एक्वस का क्या मीनिंग है। एक्वस फॉर्म में HCl कैसे एग्जिस्ट करेगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस plus Na positive aqueous plus OH negative aqueous, giving you NaCl aqueous means ionic form में होगा Na positive aqueous plus Cl negative aqueous plus H2O. So net reaction देखिए, net reaction क्या हुआ, Na positive cancels out with Na positive, Cl negative cancels out with Cl negative. So what is the net reaction? That 1 mole of H positive coming from HCl
reacts with 1 mole of OH negative coming from NaOH strong base leading to the formation of 1 mole of H2O. So net reaction in every case, जब आप एक strong acid का 1 मोल लोगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे और strong base का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे, तो net reaction will always be 1 mole of H positive combining with 1 mole of OH negative to form 1 mole of H2O. So the heat evolved has to be same, and heat evolved will be equal to minus 57.1 kilojoules. But अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जगह एक कोई वीक एसिड हो या वीक बेस हो, then the enthalpy of neutralization will be less than 57.1. So what is the reason for this? The main reason for this is that कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वीक एसिड या वीक बेस को कंप्लीटली आयनाइज करने के लिए, क्योंकि वीक एसिड है या वीक बेस है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विल नॉट बी 100%, विल नॉट बी 1. सो उस केस में कुछ एनर्जी जो है दैट हैज टू बी सप्लाइड टू आयनाइज द वीक एसिड और द वीक बेस. सो द एनर्जी इवॉल्व्ड केस विल बी लेस देन 57.1. फॉर एग्जांपल, अगर एक वीक एसिड ले CH3COH प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें NaOH aqueous, there will be formation of CH3CONa aqueous plus H2O. So delta H in this case is 55.9 kilojoules, which is less than 57.1. So energy evolved, heat evolved in this case will be less than 57.1 and it will be equal to 55.9 kilojoules. क्यों? Because इसमें CH3COH जो है that will not completely ionize into acetate ions and H positive ions. लेकिन जितने H पॉजिटिव आयंस बने हैं इससे CH3COH से वो कंबाइन होंगे OH नेगेटिव यहां से जो आ रहे हैं, और जब H पॉजिटिव जितने बने हैं वो कंबाइन होंगे OH नेगेटिव के साथ, तो कुछ हीट एनर्जी इवॉल्व होनी है और वो हीट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन कंप्लीटली आयनाइजिंग दिस वीक एसिड. दैट मीन्स कुछ हीट एनर्जी जो है जो इवॉल्व हुई है दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड, उसको यूज किया गया है किसमें? इसको कंप्लीटली आयनाइज करने में. देयरफॉर हीट एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन वी टेक अ वीक एसिड और अ वीक बेस, देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन will be less than 57.1. For example, in this case it is just 55.9. और इसका जो डिफरेंस है 57.1 माइनस 55.9, वो कहां गई है एनर्जी? दैट एनर्जी हैज बीन यूटिलाइज्ड इन कंप्लीटली आयनाइजिंग दिस वीक एसिड. So this was enthalpy of neutralization. Next we have enthalpy changes during phase transformations. और फेज ट्रांजिशंस. फेजेस कैसे चेंज हो सकती हैं? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. तो फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड. तो एंथैल्पी चेंज जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा उस केस में जब हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. So enthalpy of fusion क्या होती है? It is the enthalpy change when 1 mole, इसमें याद रखना है आपने सारी डेफिनेशंस में 1 मोल आ रहा है, enthalpy of neutralization में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आया था, बाकी सारी डेफिनेशंस में it will be 1 mole. तो enthalpy of fusion क्या है? It is the enthalpy change when 1 mole of a solid is changed into liquid at its melting point. तो मेल्टिंग पॉइंट पे जब 1 मोल सॉलिड को
उसके लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो उसके टाइम में उस ये चेंज होते हुए जितना एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एफ. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. So enthalpy of vaporization क्या है? Same definition है. It is the enthalpy change when 1 mole of a liquid is changed into its vapors at its boiling point. तो ये वो enthalpy change है when 1 mole of a liquid is changed into its vapors at its boiling point. Next is enthalpy of sublimation. सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड्स का वेपर्स में डायरेक्टली चेंज हो जाना विदाउट गेटिंग चेंज्ड इनटू लिक्विड फॉर्म. तो सॉलिड्स का डायरेक्टली चेंज होना वेपर्स में इज नोन एज सब्लिमेशन. तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होनी है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है कि जब एक मोल सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है तो ये होते हुए जितना एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सो इट कैन बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a solid directly gets converted into vapors below its melting point. This is very important. Below its melting point, that is known as enthalpy of sublimation. So these were 3 enthalpy changes during phase transformations: enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation. Next we will do some numericals based upon enthalpies.